पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि 2 तरीकों के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला था बॉन्ड, जिसका मतलब ये है कि आप कर्जा देते हैं विद एन इंटरेस्ट रेट जो कि आपका प्रॉफिट होता है। दूसरा हमने देखा था जो था स्टॉक। अब स्टॉक को आज हम डिटेल में समझते हैं मिसाल के साथ कि एक्चुअली में स्टॉक या फिर इक्विटी होता क्या है। आसान लफ्जों में स्टॉक ये होता है कि आप एक कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हैं, जिसमें आप कंपनी के प्रॉफिट्स का भी हिस्सा ले सकते हैं। अब इसको मिसाल इस तरीके से समझते हैं कि लेट्स से अली है। अली काफ़ी देर से फूड इंडस्ट्री में काम कर रहा है और वो उसकी रेसिपी भी अच्छी है। वो कहता है कि क्यों ना मेरे पास जितने पैसे जमा किए हैं उससे मैं एक शवारमा स्टॉल खरीद लेता हूँ और उसको पॉसिबली वो एक्सपैंड करेगा। अब अली के पास जितने पैसे जमा किए हुए थे और जितना सामान है शवारमा स्टॉल का वो 1 लाख रुपए का आता है, जिसमें जितनी किचन की इक्विपमेंट है, जितनी इन्वेंटरी है, वो सारा कुछ खरीदने में उसे 1 लाख रुपया लगता है। तो अली ने अपने जमा किए हुए पैसे मार्केट में जाके चीज़ें खरीदी और वो शवारमा स्टॉल का वो ओनर बन गए अली। अब अली कुछ महीने शवारमा स्टॉल में काम करता है, वो काम अपना बेहतर करता है, वो अपनी रेसिपी डेवलप करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेल्स बढ़ती हैं, लोगों को उसके स्टॉल का पता लगता है। ओवर टाइम अली की रेसिपी भी बेहतर हो जाती है और काफ़ी लोगों को उसकी स्टॉल का भी पता लग जाता है और काफ़ी मशहूर हो रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता अली के प्रॉफिट्स भी काफ़ी अच्छे होते गए। अब अली का काम काफ़ी अच्छा चल रहा था और काफ़ी लोग उसकी रेसिपी को पसंद भी करते हैं एंड उसने सोचा कि यार क्यों ना मैं ज़्यादा ब्रांचेस खोल लूँ, मैं एक और ब्रांच खोल लेता हूँ किसी और लोकेशन में, अच्छी लोकेशन में। तो लेकिन मसला ये था कि उस एक्स्ट्रा स्टॉल को खोलने के लिए कम से कम अली को 50,000 रुपए चाहिए थे। अब अली यहाँ तो ऐसा कर सकता था कि वो 50,000 रुपया बैंक से लेता, लेकिन उसमें मसला ये था कि उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कि इसका मतलब कि अगर 50,000 रुपए उसने कर्जा ले लिया और 10% इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब उसे 50,000 के बाद एक्स्ट्रा 5,000 रुपए भी बैंक को देने पड़ेंगे। इसमें एक और नुकसान ये है कि हो सकता है कि उसका शवारमा स्टॉल चले या ना चले, लेकिन उसको कर्जा तो फिर भी देना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि कुछ महीनों से अली का जो दोस्त है वो इमरान, वो देख रहा था कि भाई अली का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी सेल्स भी अच्छी हो रही हैं, लोगों को पसंद भी है उसकी रेसिपी। तो इमरान कहता था कि यार तुम बताओ, मैं भी तुम्हारे साथ काम करता हूँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ तुम्हारे बिजनेस के अंदर। तो अली ने कहा कि यार मैं अगर लेट्स से कि अपनी कंपनी को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, मैं इसको हिस्सों में बांट दूं और उसका शवारमा स्टॉल है जो उसकी टोटल वर्थ थी 1 लाख रुपया। तो अगर 1 लाख रुपया आप 10 हिस्सों में उसको बांट दें, तो इसका मतलब कि कंपनी का जो एक शेयर है, जो एक हिस्सा है, वो 10,000 के बराबर है। तो अली ने क्या किया कि अली ने अपनी कंपनी के 5 शेयर, 5 हिस्से उसने इमरान को बेच दिए। इसका मतलब ये है कि इमरान ने अली को 50,000 रुपए दे दिए जो उसे चाहिए थे और उसके बदले में अली ने अपनी कंपनी के 5 शेयर्स, 5 हिस्से इमरान को दे दिए। अगर कंपनी के 10 हिस्से थे जिसमें से अब 5 हिस्से इमरान के हो गए और 5 हिस्से अली के रह गए, 10 शेयर में से 5 हिस्से इमरान के पास हैं, इसका मतलब कि 50% ओनर इमरान है और 50% ओनर अली है। इससे फायदा ये हुआ है कि इनिशियली शवारमा स्टॉल में उसके पास 1 लाख रुपया तो थे ही अली के पास, लेकिन अब उसने अपनी कंपनी का हिस्सा बेच के एक्स्ट्रा 50,000 रुपया कैश भी उसे मिल गया है। इसका मतलब कि अगर वो अब वो एक्स्ट्रा जो शवारमा स्टॉल है वो खरीदना चाहता है तो वो खरीद सकता है और वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकता है, क्योंकि इमरान और अली का 50% ओनरशिप आपस में है। तो अगर प्रॉफिट्स के लिहाज से देखा जाए तो अगर लेट्स से एक दिन के हिसाब से 1,000 रुपए का उनको प्रॉफिट होता है शवारमा स्टॉल में, तो उस 1,000 रुपए में से 500 रुपया अली को जाएगा और 500 रुपया इमरान को जाएगा। यही एसेंशियली मीनिंग होता है किसी पार्टनरशिप का। इमरान को किसी इमरजेंसी की वजह से उसे 10,000 रुपए इंस्टेंटली चाहिए थे। तो उसको ये पता था कि यार इस कंपनी में मैं हिस्सेदार हूं जिसके मेरे पास 5 शेयर्स हैं।
तो वो ऐसे भी तो कर सकता था कि जो एक शेयर है, वो किसी और को बेच दे। इसका मतलब कि वो अपना हिस्सा किसी और को बेच दे और इंस्टेड वो 10,000 रुपए वसूल कर ले। और वो कहाँ बेचेगा? इमरान का जो एक शेयर है, जिसमें से एक जो उसका शेयर होगा, वो क्या कर सकता है कि वो किसी और को जाके बेच दे। एज़ इन कि आपके पास बहुत सारे लोग लाइन्ड अप होंगे कि जो अली का बिज़नेस देखते हैं, वो समझते भी हैं कि अली के बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, उसकी सेल्स भी बढ़ रही हैं, प्रॉफ़िट भी बढ़ रहा है। तो काफ़ी सारे लोग तैयार हैं कि वो अली से या फिर इमरान से उस कंपनी का एक हिस्सा ले लें। अब क्योंकि इमरान वो हिस्सा बेचना चाह रहा था, तो वो किधर जाएगा? वो जाएगा स्टॉक मार्केट में, जहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स होंगे जो अली के बिज़नेस को देखते हैं और वो ये जज करेंगे कि अली का बिज़नेस कितना अच्छा है। कोई 5,000 रुपए देने के लिए तैयार है, कोई 20,000 देने के लिए तैयार है, कुछ 8,000, कुछ 10,000, और इसी से फिर एक स्टॉक की प्राइस तय होती है कि इमरान को कितने पैसे मिलेंगे। वो ये डिसाइड करेंगे कि इन्वेस्टर्स कितना पैसा देना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पास पूरी कंपनी में 10 टोटल हिस्से थे, जिसमें से इमरान ने अपना एक हिस्सा बेच दिया किसी बाहर वाले इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पे अब एक हिस्सा बाहर वाले इन्वेस्टर का है। तो टोटल अगर हम देखें तो 10 शेयर में से 5 शेयर अली के पास है। इसका मतलब 50% ओनरशिप अभी भी अली के पास है। क्योंकि इमरान ने अपना एक हिस्सा बेच दिया, तो उसके पास सिर्फ 4 शेयर्स या फिर 40% ओनरशिप है। और जो बाहर वाला इन्वेस्टर है उसके पास 10% ओनरशिप है। इसका मतलब कि अगर अगर 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, उसमें से 50 रुपए अली को मिलेंगे, इमरान को 40 रुपीज मिलेंगे और इन्वेस्टर को 10 रुपए मिलेंगे। इसमें दिमाग में ये जरूर रखिएगा कि अली को बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको पहले भी 50 रुपीज मिल रहे थे, उसको बाद में भी 50 रुपीज मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ओनरशिप ही 50% है। और बिजनेस पे भी इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अली इमरान से उन शेयर्स के पैसे ले चुका है। अब वो इमरान की मर्जी है कि वो जो अपना हिस्सा है वो किसी और को बेच दे, जिस तरीके से उसने एक इन्वेस्टर को जाके बेचा। और इनफैक्ट ये इन्वेस्टर किसी और को भी अपना ये शेयर बेच सकता है। अगर तो उसको कोई कीमत अच्छी देगा तो वो इनफैक्ट वो बेच देगा। तो इन्वेस्टर आपकी कंपनी में सिर्फ तभी इन्वेस्ट करता है कि एक्चुअली में वो कंपनी अच्छी है कि नहीं। कि ये जो इन्वेस्टर है, ये आप और मैं, उनमें से कोई भी हो सकता है कि जो किसी कंपनी का एक हिस्सेदार बन सकता है। अब सारी इन्वेस्टिंग वाली बात ही यही आती है, स्टॉक्स की बात ही यही आती है कि आप एक्चुअली में जज कर सकें कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, आप उनकी फाइनेंशियल्स पढ़ सकें। क्योंकि अगर आपको फाइनेंशियल्स पढ़नी आ जाए कि ये कंपनी, लेट्स से कि ये अच्छी परफॉर्म नहीं कर रहे, उनकी बैलेंस शीट अच्छी नहीं है, उनकी प्रॉफिट्स नहीं जनरेट हो रहे, जितना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे, तो उस हिसाब से ही आप उस कंपनी के हिस्सेदार बनेंगे या तो नहीं बनेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अली का जो बिजनेस है वो पहले बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन ओवर टाइम उसने कीमतें भी बढ़ा दी और उसकी उसने क्वालिटी भी कम कर दी। तो वो देखेगा कि जो इन्वेस्टर है कि अली का बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, वो प्रॉफिट्स नहीं जनरेट कर पाएगा, इनफैक्ट वो तो नुकसान कर रहा है। तो वो जो इन्वेस्टर है वो क्या करेगा? वो अपना हिस्सा बेच देगा किसी और को कम कीमत पे, जिसकी वजह से ही जो हम देखते हैं जैसे स्टॉक मार्केट में प्राइसेस कम होती हैं, उसका मकसद ही यही होता है, उसका मतलब ही यही होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को बेचना चाह रहे हैं क्योंकि उनको कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज नजर आ रही है। ऐसे भी तो हो सकता है कि लेट्स से कोई पॉलिटिकल इशू हुआ जिसकी वजह से इन्वेस्टर डर गए और उन्होंने विदाउट एनी रीजन उस स्टॉक को बेचना शुरू कर दिया कि अगर हालात खराब हुए थोड़े से, तो इस इन्वेस्टर ने बहुत सारे इन्वेस्टर के साथ मिलके वो स्टॉक बेचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस जो है वो गिर जाएगी। लेकिन इस प्राइस के गिरने का मतलब ये नहीं है कि अली का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। इनफैक्ट अली का शवारमा स्टॉल तो बड़ा अच्छा चल रहा है, उसकी तो सेल्स इनफैक्ट बढ़ती जा रही हैं। अब इसमें अली की क्या गलती कि पॉलिटिकल इशू हो गया जिसकी वजह से उसके जो हिस्से हैं उनकी कीमत कम हो गई। तो इनफैक्ट यही हमने एनालाइज करना होता है कि लॉन्ग टर्म में ये जो इन्वेस्टर है उसने एक्चुअली में सस्ते में बेच दिया होगा। कि मतलब उसने जिसको भी ये शेयर बेचा उसने सस्ते में बेच दिया होगा और वो जिसने ये स्टॉक खरीदा है वो इनफैक्ट फायदे में रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसने सस्ती कीमत पे एक अच्छी कंपनी खरीद ली।
एंड यही आइडियोलॉजी होती है इन्वेस्टिंग की, कि आपने किस टाइम पे बाय करना है, आपने किस तरीके की मार्केट में रिएक्ट करना है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से पढ़नी है। और यही हम आगे सीरीज में कवर करेंगे कि हम एक्चुअली में कंपनी का स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं। ये तो हमने एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देखी, लेकिन एक्चुअल जो डेटा कंपनीज पब्लिश करती हैं उसको हम स्टडी किस तरीके से करते हैं, और बड़े आसान तरीके से हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे।